वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने मैकियावेली की ज़िंदगी और शख्सियत का एक खाका सा बनाने की कोशिश की, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर हम किसी भी थिंकर के ख्यालात को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो अब मैकियावेली की बातें आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएंगी। मैं ह्यूमन नेचर से बात शुरू करूंगा और फिर उसी के सीक्वल में सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को इसी तरतीब से एंड तक देखना। तो जनाब, ह्यूमन नेचर के मुतल्लिक मैकियावेली बहुत बदगुमान था। वो समझता था कि इंसान फितरती तौर पर एक एंटी सोशल या गैर समाजी सी मखलूक है, जिसमें लालच है, गुस्सा है और हसद है। उसका नज़रिया इतना पेसिमिस्टिक था कि उसकी राइटिंग्स में ह्यूमन नेचर के बारे में आपको अनग्रेटफुल, एग्जिबिशनिस्ट और आर्टिफिशियल जैसे अल्फाज मिलेंगे। भला इंसान के लालच की क्या हद हो सकती है? दुनिया की हकीकत ये है कि पैसा, ताकत और दौलत महदूद है, जबकि इनको हासिल करने की चाहत लामहदूद। इंसान बस हर हाल में हासिल करना चाहता है, लेकिन साथ ही खुद को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। इंसान ताकत की परस्तिश करता है और ताकत के बल पर अपने मकासद को पूरा करना चाहता है। मैकियावेली कहता है कि अगर कोई किसी के साथ भलाई करता है तो वो भी सिर्फ इसलिए कि इसमें उसका अपना कोई फ़ायदा हो, या जब भलाई करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही ना हो। तो फिर ऐसे इंसानों को ताकत की मदद से ही पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एक मजबूत हुकूमत ही ऐसे बिगड़े हुए इंसानों में सिविक वर्चू पैदा कर सकती है। यही लोगों की कन्फ्लिक्टिव नेचर को बदल कर उन्हें एक अच्छी पॉलिटिकल लाइफ दे सकती है। क्योंकि इंसान एंटी सोशल और सेल्फिश है, इसका मतलब कि सोसाइटी में इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट ज़रूर उसके पब्लिक इंटरेस्ट पर हावी होंगे, और यहीं से करप्शन का आगाज होगा। मैकियावेली के लिए करप्शन का मतलब कुछ और ही था। वो समझता था कि चोरी चकारी, इंसाफ का ना होना, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक के मजहबी जुनूनियत भी करप्शन ही की शक्लें हैं, क्योंकि इन सब में इंसान अपने फायदे के लिए कम्युनिटी का फायदा भूल जाता है। एक करप्ट सोसाइटी ना तो कभी आज़ाद हो सकती है और ना ही मजबूत रियासत बन सकती है। इसीलिए एक बहादुर हुक्मरान या प्रिंस ही ऐसी सोसाइटी से करप्शन का सफाया करके यहाँ डिसिप्लिन ला सकता है। मैकियावेली के मजहबी ख्यालात इसे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। इन्हीं के सबब उसने अपनी जिंदगी में भी और मरने के बाद भी शदीद तनकीद का सामना किया। अल्लामा इकबाल ने उसे शार्प एडवोकेट ऑफ डेविल कहा। दरअसल मैकियावेली के दौर में इटालियन सोसाइटी पर चर्च का बहुत गहरा असर था। लोगों की सियासी सोच और फिक्र पर चर्च की मजबूत गिरफ्त थी। फिर ये लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलकर बादशाह को डिफेंड करती थी। मैकियावेली ने चर्च के इदारे पर हमला किया और इसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। वो कहता था कि चर्च ने ही हमें कमजोर और गुलाम बनाए रखा है। ये हमें जहनी तौर पर बालिग नहीं होने देती। ये हमें जो मजहब सिखा रही है उससे ये समाज इंतशार का शिकार है। पोप हमें वो बातें सिखाता है जो हमारी अपनी किताबों में नहीं लिखी हुई। इनके बनाए मजहब ने हमें सिर्फ गैर मजहबी बनाया है। दूसरी तरफ ये मजहब के नाम पर हमें और हमारे मुल्कों को आपस में लड़वाते हैं, जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। आपने गौर किया कि मैकियावेली ने चर्च की अथॉरिटी पर हमला किया, मगर रिलीजन पर नहीं। उसे मजहब की इस इजारादारी से मसला था, मगर वो एंटी रिलीजन या एथिस्ट नहीं था, बल्कि वो तो समझता था कि मजहब और उस पे यकीन, यानी रिलीजन और फेथ दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मजहब इंसान को हिम्मत, जोश और जज्बा देता है। इसके इस्तेमाल से लोगों को सलीका सिखाया जा सकता है। इंसान को मजहब का वास्ता देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। यानी रिलीजन इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर सही से इस्तेमाल की जाए तो ये स्टेट के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है। अब देखो ना
कि हिम्मत, खुददारी, बहादुरी ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो स्टेट में और उसके रूलर में और फाइनली उसके अवाम में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर मज़हब से ये सब पैदा की जा सकती हैं तो फिर रिलीजन इज़ डेफिनेटली अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट अपना रिलीजन खुद बनाए जिससे उसको फ़ायदा हो। हुक्मरान चाहे खुद ज़रा भी रिलीजियस ना हो मगर लोगों को काबू करने के लिए रिलीजन कार्ड खेले। अगर सिर पर पगड़ी पहन के, हाथ में तस्बीह पकड़ के या माथे पर टीका लगाकर वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है तो ज़रूर करे। मसला यहाँ ये है कि उस वक्त की क्रिश्चियनिटी ये सब डिलीवर नहीं कर पा रही थी। चर्च ने लोगों को लूजर्स बना दिया था। पोप ने उन्हें सब्र, शुक्र और आफाकी भाईचारे की जो पट्टी पढ़ा रखी थी उससे वो कभी अपनी हालत नहीं बदल सकते थे। ये जो यूनिवर्सल नेशनहुड का दर्स पोप दिया करता था, क्या उसने वाकई यूरोप को एक यूनिफाइड क्रिश्चियन सोसाइटी बना दिया था? नहीं, सब आपस में लड़ते रहते थे। और मैकियावेली को यह बात और भी बुरी लगती थी जब इटली को जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के हाथों मार पड़ती थी। मैकियावेली समझता था कि चर्च के इस यूनिवर्सलिज्म को इटालियन नेशनलिज्म से रिप्लेस करना होगा। आपको उसकी लिखी बातों से अंदाजा होगा कि वो एक नेशनलिस्ट था और एक स्ट्रॉन्ग इटालियन स्टेट बनाना चाहता था। और इस मकसद के लिए चर्च की घिसी पिटी बातों और कोड ऑफ मोरालिटी को भूल के अपनी मॉरल वैल्यूज खुद डिसाइड करना होंगी। रियासत लोगों की मॉरल वैल्यूज के मुताबिक नहीं चल सकती। हाँ, रियासत का अपना मजहब, अपनी मोरालिटी होती है। ये मोरालिटी क्या है, कैसे बनेगी और फिर लोगों पे अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए प्रिंस को क्या क्या करना चाहिए, ये सब बातें हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगले पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। इस प्लेलिस्ट में आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो, मार्क्स, हेगल और बहुत से वेस्टर्न फिलोसोफर्स पर फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।